नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा ज्ञान संचार में। तो अपने कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे और इसके अपने 4 टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अध्याय 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। ये आज का अपना टॉपिक है। इससे पहले वाली क्लासें जिन्होंने नहीं देखी है तो वो क्लासें भी आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारा राजस्थान कक्षा 6 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, अध्याय 5। तो चलिए शुरू करते हैं। रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ ने बताया, ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखने आए हैं? तो दिशा ने ये चीज़ देखी तो अपनी माँ से पूछा कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो माँ ने बताया कि ये पर्यटक है। माँ ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इस प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती, उससे पहले ही घर आ गया वह उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। यानी उसने अपनी माँ से इस जागीरदार वगैरह के बारे में पूछा, परंतु पूरी बातें पूछ पाती उससे पहले ही उसका घर आ गया। तो अब वो सर से पूछेगी। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछ लिया, जागीरदार कौन होते हैं? अब कहाँ गए? अध्यापक जी ने कहा, चलो आज मैं आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। तो इस टॉपिक में अपने जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था से संबंधित पढ़ेंगे। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता है। यानी जो शासक है शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता है? राजा। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप, राजस्थान की विभिन्न रियासतों यानी राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा और चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी थे। तो इन सभी के बारे में अपने पढ़ेंगे। राजा, मंत्री, बख्शी ये कौन होते हैं? सबसे पहले राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालित करते थे। मंत्री, राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। प्रमुख मंत्री कौन होता था? दीवान। राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। प्रमुख जो मंत्री होता था उसे दीवान कहते थे, ये याद रखेंगे। बख्शी, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। यानी बख्शी सेना से संबंधित। खजांची, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची कार्य था। यानी हिसाब किताब से संबंधित है वो खजांची करता था काम। परगना अधिकारी,
राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। जो परगने थे उनमें शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती थी? परगना अधिकारी की। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। अब पढ़ेंगे अपने जागीरदारी व्यवस्था के बारे में। एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित थी। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था है वो रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। यानी बड़ा पुत्र तो राजा बन जाता था, लेकिन छोटे भाइयों को भूमि आवंटित कर देता था, और जो भूमि आवंटित करता था उस भूमि का स्वामी है वो जागीरदार कहलाता था। जागीरदार के कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी, यानी योग्यता के आधार पर भी। कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिक्षक ने शिक्षक से पूछा कि यह व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाई। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। यानी जागीरदारी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, इसका कोई जो ठोस सबूत नहीं है, लेकिन राजस्थान में ये माना जाता है कि जब राजपूतों का शासनकाल प्रारंभ हो गया था, तभी से इसका जो स्पष्ट स्वरूप अपने सामने आया। और जागीरी व्यवस्था वो किस लिए प्रारंभ की गई थी? रियासतों की सुरक्षा और शासन व्यवस्था को बनाए रखने हेतु। अब जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप। राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सहगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों की नियुक्ति करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित थे। यानी राजा और जो जागीरदार के संबंध थे वो भाईचारे और सौहार्द पर आधारित होते थे, और यह राजस्थान में रक्त संबंध पर आधारित थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। यानी जब मुगल काल आया तो शासक है वो जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे, क्योंकि जो शासकों की संधि है वो मुगलों के साथ हो गई थी। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता है। कर का उल्लेख किसमें है? जागीर पट्टे में। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। अध्यापक ने साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा था रियासती भारत। यानी जब अंग्रेजी राज्य की स्थापना हुई तब भारत दो राज्यों में बंट गया था, यानी दो भागों में, पहला ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिशकालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे।
1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसरॉय नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। यानी अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रशासन था उसमें परिवर्तन कब किया गया? 1935 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम था, जो 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था, इसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन किया गया और इसे गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया था। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। तो प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1952 में। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। ये निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्दावली दे रखी है। जागीर पट्टा, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी, मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली। निर्वाचित किसे कहते हैं? चुना हुआ। तो अब है अभ्यास प्रश्न। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो ये होती थी बख्शी की, यानी से। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, तो कौन थे? टीकाराम पालीवाल, यानी बै। यहाँ पर स्तंभ ए को स्तंभ बै से सुमिलित करना है अपनों को। ग्राम, तो ग्राम क्या थी? राज्य की सबसे छोटी इकाई। मनसबदारी, मनसबदारी थी मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। जागीर पट्टा, तो जागीर पट्टा था वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। तो अब अति लघुतरात्मक में 2 प्रश्न है, इसका उत्तर आप देंगे। परगना अधिकारी के कार्य बताइए। राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से वंश के शासक राज करते थे? तो इन दोनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप लिखेंगे उत्तर नंबर 1, फिर इसका उत्तर, फिर उत्तर नंबर 2, फिर इसका उत्तर लिखेंगे। मैंने देखा आप कोई भी इन दोनों का, या जो जितने क्वेश्चन होते हैं 2-3 इतने होते हैं, इनका कोई भी स्टूडेंट है वो आंसर नहीं लिखता कमेंट बॉक्स में। आंसर लिखा करो, जिससे क्या है कि आप जब आप लिखते हो तो उससे ज़्यादा याद रहता है अपने माइंड में। तो आप इन जो प्रश्न होते हैं इनका उत्तर भी आप ज़रूर दें। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप नेक्स्ट क्लास में, अध्याय 6। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। आपके पास जितने भी स्टडी से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। और जो भी आपके रिलेशन में कोई भी राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उनको भी ये क्लास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये ऑथेंटिक पुस्तक है हमारा राजस्थान कक्षा 6। तो इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कक्षा 6 हो गई, 7, 8, 9, 10, तो इनमें से बनते हैं। ये सभी पुस्तकें मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इस क्लास को आप शेयर ज़रूर करें जो भी राजस्थान कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो भी क्लास को देख रहे हैं वो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ टॉपिक के लास्ट में, उन क्वेश्चन के आंसर भी आप ज़रूर दिया करें। ओके, धन्यवाद सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और जिन्होंने भी इसे पहले वाली क्लासें नहीं देखी वो क्लासें भी ज़रूर देख लें। हमारा राजस्थान कक्षा 6 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपको सभी क्लासें मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।